तो आज से हम लोग स्त्री प्रसूति विज्ञान आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? आज से हम लोग स्त्री प्रसूति विज्ञान आपको प्रारंभ कर रहे हैं। माइक ऑफ कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी पेल्विस, स्त्री की श्रोणी के बारे में सबसे पहले देखेंगे। आज की क्लास में आयुर्वेद का पार्ट कम ही है, मॉडर्न का पार्ट ज्यादा रहेगा, जिसमें हम ब्रेस्ट के बारे में, वेजाइना के बारे में, ओवरी के बारे में, फिलोपियन ट्यूब के बारे में, यूटेरस के बारे में, इनका मॉडर्न देखेंगे। और आयुर्वेद का कुछ पार्ट रहेगा, इसको हम देखेंगे। कल की क्लास में आपकी रहेगी जो, उसमें हम लोग गर्भावस्था के बारे में, गर्भ उत्क्रांति के बारे में, इनके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। उसके अगली क्लास में मूड गर्भ और लेबर के बारे में, और लास्ट क्लास जो रहेगी आपकी, उसमें हम सूतिका के बारे में और योनि व्यापक के बारे में हम 4 से 5 क्लास में इसको स्त्री प्रसूति को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाते जाता हूं, फिर हम लोग लास्ट में टिक कर लेंगे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग इसको टिक कर लेंगे। तो स्त्री प्रसूति विज्ञान हम जब प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले प्रसूति विज्ञान ये नाम किसने दिया है? प्रसूति विज्ञान नाम किसने दिया है? गणनाथ सेन ने दिया है। प्रसूति विज्ञान नाम पूछे किसने दिया है, तो प्रसूति विज्ञान नाम किसने दिया है? गणनाथ सेन ने। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पुरुष का जो चेस्ट होता है, पुरुष का उर किसके बराबर होता है? पुरुष का उर जो होता है वो स्त्री की पेल्विस, श्रोणी के बराबर होता है। कितना होता है? 24 अंगुल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पुरुष का उर किसके समान होता है? तो पुरुष का उर किसके समान होता है? पुरुष का चेस्ट बड़ा होता है,
और स्त्री की श्रोणी बड़ी होती है, तो पुरुष का उर किसके बराबर होगा? स्त्री की श्रोणी के बराबर। कितना होगा? 24 अंगुल। और स्त्री का उर पूछे तो स्त्री का उर किसके बराबर होता है? पुरुष की कटी के बराबर होता है। स्त्री का उर छोटा होता है, स्त्री का पेल्विस रीजन बड़ा होता है और चेस्ट रीजन छोटा होता है। तो स्त्री का उर पूछे तो पुरुष की कटी के बराबर होता है। पुरुष की कटी छोटी होती है, कितनी होती है? 18 अंगुल की होती है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हम कई बार हो जाते हैं। तो पुरुष का उर पूछे, चेस्ट पूछे तो किसके बराबर है? स्त्री की श्रोणी के बराबर। कितना है? 24 अंगुल। और स्त्री का उर पूछे किसके बराबर है, तो वो पुरुष की कटी के बराबर है। पुरुष का ये पेल्विस रीजन छोटा होता है, तो स्त्री का उर पुरुष की कटी के बराबर है। कितना है? 18 अंगुल। अब हम श्रोणी की बात करें तो श्रोणी में अस्थियां कितनी होती हैं? किस आचार्य ने पेल्विस में कितनी बोन मानी? इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो श्रोणी में अस्थियों की संख्या पूछी जाए, श्रोणी में अस्थियां कितनी हैं? चरक आचार्य ने श्रोणी में अस्थियां मानी है 3। कौन कौन सी? तो 2 श्रोणी फलक, श्रोणी फलक में कितनी अस्थि मानी है? 2। और एक आपकी जो है कौन सी है? भग अस्थि। ये चरक ने 3 अस्थियां बतली, 2 श्रोणी फलक में और एक भग अस्थि। तो चरक अनुसार श्रोणी में अस्थियां कितनी हो गई? 3। वाग्भट ने श्रोणी में अस्थियों की संख्या पूछे, वाग्भट के अनुसार कितनी है? तो वाग्भट ने श्रोणी में अस्थियां कितनी मानी है? 4। तो 4 कौन सी? 2 श्रोणी फलक, 2 श्रोणी फलक मानी है, और एक आपकी भग अस्थि और एक जो है त्रिक अस्थि। एक भग अस्थि और एक त्रिक अस्थि। ये 4 अस्थियां किसने मानी है? वाग्भट ने। श्रोणी में वाग्भट के अनुसार 4 अस्थि, 2 श्रोणी फलक में, एक आपकी एक आपकी भग अस्थि और एक आपकी त्रिक अस्थि। चरक ने 3 मानी है, जिसमें 2 श्रोणी फलक और एक भग अस्थि। वाग्भट ने एक एक्स्ट्रा कौन सी जोड़ी? त्रिक अस्थि। तो वाग्भट के अनुसार कितनी हो गई? 4। और सुश्रुत ने श्रोणी में अस्थियों की संख्या कितनी मानी है? 5 मानी। तो सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा मानी, कौन सी? गुद अस्थि का वर्णन। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि श्रोणी में गुद अस्थि का वर्णन किस आचार्य ने किया? तो सुश्रुत ने 5 मानी, उसमें नितंब अस्थि 2। नितंब अस्थियों की संख्या कितनी है? 2। एक आपकी गुद अस्थि, एक आपकी भग अस्थि और एक आपकी त्रिक अस्थि। और गुद अस्थि का श्रोणी में वर्णन ओनली ऑन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने किया। तो श्रोणी में अस्थियों की संख्या आपको याद रखना है। चरक ने 3 मानी, 2 श्रोणी फलक, एक भग अस्थि। वाग्भट ने 3 तो मानी है, वाग्भट ने एक एक्स्ट्रा कौन सी मान ली? त्रिक अस्थि। तो वाग्भट के अनुसार कितनी हो गई? 4। सुश्रुत ने 5 मानी, उसमें 2 नितंब में, एक गुद अस्थि, एक भग अस्थि और एक त्रिक अस्थि। तो सुश्रुत के अनुसार गुद में श्रोणी में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब श्रोणी में सिराएं पूछ लेते हैं कई बार कि श्रोणी में सिराएं कितनी होती है? तो श्रोणी में सिराएं होती 32। उसमें से अवैध सिराएं कितनी होती है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवैध सिराएं होती है 8। श्रोणी में सिराएं की संख्या पूछो तो कितनी है? 32। और अवैध सिराएं पूछो श्रोणी में कितनी होती है? तो 8 होती है। फिर श्रोणी में संधियां कितनी होती है? तो श्रोणी में संधियों की संख्या पूछे तो कितनी लगाओगे? 3 लगाओगे। और श्रोणी में संधि कौन सी होती है? तो श्रोणी में संधि होती गुद भग नितंबेषु, सामुद्गा। तो इसमें संधि जो होती है वो कौन सी संधि होती है? श्रोणी में सामुदक संधि होती है। श्रोणी में संधि पूछे कौन सा है? तो सामुदक संधि। संधियां कितनी होती है? तो 3 संधियां होती है। श्रोणी में सिराएं पूछे तो कितनी है? 32। जिसमें से अवैध पूछे तो कितनी होती है? 8 होती है। और श्रोणी की विकृति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो श्रोणी में किसी भी प्रकार का कोई विकृति हो तो उसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मूलर टेस्ट किया जाता है। श्रोणी में विकृति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं भैया? मूलर टेस्ट करते हैं। तो ये तो हमने सामान्य चीजें देखी। क्या देखा? प्रसूति तंत्र नाम किसने दिया? गणना सेन ने दिया। पुरुष का और स्त्री की श्रोणी के बराबर होता है, कितना होता है? 24 अंगुल। और स्त्री का और पुरुष की कटी के बराबर होता है, कितना होता है? 18 अंगुल। श्रोणी में अस्थियां पूछो तो चरक ने 3 मानी है, 2 श्रोणी फलक, एक भग अस्थि। वाग्भट ने 3 तो मानी, एक एक्स्ट्रा मानी, कौन सी? त्रिक अस्थि। तो वाग्भट के अनुसार 4। और सुश्रुत के अनुसार श्रोणी में अस्थियों की संख्या पूछो तो 5 है, जिसमें से 2 तो नितंब अस्थि, एक गुद अस्थि, एक भग अस्थि और एक त्रिक अस्थि। तो सुश्रुत के अनुसार श्रोणी में अस्थियां कितनी हो गई? 5। श्रोणी में सिराएं पूछे तो 32 है, अवैध सिराएं पूछो तो 8 है। श्रोणी में संधियों की संख्या पूछो तो 3 है। श्रोणी में कौन सी संधि होती है? तो सामुदक संधि। और श्रोणी की विकृति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? मूलर टेस्ट। फिर
श्रोणि के बारे में आगे, इसका एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? श्रोणि का एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। ओब्लिक डायमीटर पूछो तो 13 सेंटीमीटर होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर पूछो तो 14 सेंटीमीटर होता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस 12 सेंटीमीटर, और ओब्लिक डायमीटर पूछो तो 13 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विस पूछो तो कितना है? 14 सेंटीमीटर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर पूछो तो 12 सेंटीमीटर, ओब्लिक डायमीटर पूछो तो 13 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विस पूछो तो कितना है? 14 सेंटीमीटर। भग का विस्तार पूछ लेते हैं कई बार कि भग जो होता है, जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, भग्न शिश्निका क्लाइटोरिस बोलते हैं, तो भग का विस्तार पूछ लेते हैं। संहिताओं में बतलाया है, चरक ने बतलाया कि द्वादश अंगुलानी भग विस्तार। तो भग का विस्तार आपसे पूछो तो कितना लगाओगे? 12 सेंटीमीटर। और इसकी आकृति पूछो तो आकृति कैसी होती? पीपल पत्र के समान, जैसे पीपल का पत्ता आपने देखा होगा, क्लाइटोरिस की आकृति भी सेम वैसी ही होती है, पीपल पत्र सदृश। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 12 सेंटीमीटर लगाना, ओब्लिक डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 13 सेंटीमीटर लगाना, और ट्रांसवर्स डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 14 सेंटीमीटर लगाना। भग का विस्तार पूछो तो 12 सेंटीमीटर होता, और आकृति पूछो भग की कैसी होती है, तो पीपल पत्र के समान होती है। भग की आकृति कैसी होती? पीपल पत्र समान होती है। फिर हम आगे जाएंगे, इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है योनि। अगला टॉपिक क्या है? योनि। तो योनि क्या होती है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि योनि की आकृति कैसी होती है। तो योनि की आकृति कैसी होती है? शंखनाभ्य आकृति। योनि की आकृति कैसी है? शंखनाभ्य आकृति। योनि की आकृति आपसे पूछे तो कैसी होती है? शंखनाभ्य आकृति। और इसमें आवर्त पूछे कितने होते हैं योनि में? तो योनि में 3 आवर्त होते हैं। योनि में आवर्त पूछे तो कितने भाई? 3 आवर्त होते हैं। और तीसरे आवर्त में आवर्त कितने? 3। और तीसरे आवर्त में क्या स्थित होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो तीसरे आवर्त में स्थित होता है गर्भाशय। योनि के तीसरे आवर्त में क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। ठीक। योनि पूछे तो योनि आपसे पूछे वेजाइना के बारे में पूछे कि शंख योनि की आकृति है रोहित मत्स्य मुखम आकृति, शंखनाभ्य आकृति, गंडुपद आकृति, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो योनि की आकृति कैसी है? शंख नाभ्य आकृति होती है। शंख नाभि जो होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। आवर्त पूछे योनि में कितने होते हैं? तो 3 आवर्त होते हैं। और तीसरे आवर्त में क्या स्थित होता है? तो योनि के तीसरे आवर्त में क्या स्थित होता है? गर्भाशय। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाव प्रकाश ने योनि में कितनी नाड़ियां मानी। तो एक आचार्य भाव प्रकाश जो थे, इन्होंने योनि में 3 नाड़ियां मानी। कितनी नाड़ियां मानी है? 3 नाड़ियां। उनके नाम और उन पर अगर संभोग हो, 3 नाड़ियां होती योनि में भाव प्रकाश के अनुसार। कौन कौन सी है? एक का नाम है समीरणा, दूसरी का नाम है चंद्रमसी, और तीसरी का नाम है आपकी गौरी। ये 3 नाड़ियां योनि में होती। कौन कौन सी? समीरणा, चंद्रमसी और गौरी। अब इन पे वीर्यपात हो, इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उस दौरान सीमेन, मॉडर्न तो बोलता है कि भाई सीमेन का फर्टिलाइजेशन के लिए फिलोपियन ट्यूब में जाना आवश्यक है। हमारा आयुर्वेद में आचार्य भाव प्रकाश ने बोला कि हमारे इसमें आयुर्वेद में 3 नाड़ियां बतलाई गई है योनि में। एक का नाम है समीरणा, दूसरी का नाम है चंद्रमसी, और तीसरी जो नाड़ी होती है उसका नाम क्या है? गौरी। अब वीर्यपात, अगर समीरणा पर वीर्यपात हो, ये होती कहाँ पे? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सबसे बाहर होती है भग्न शिश्निका पे। ये कहाँ पे होती है? समीरणा नाड़ी जो होती कहाँ पे होती है? भग्न शिश्निका क्लाइटोरिस पे होती है, भारी होती है। तो बाहर होगी तो भैया वीर्यपात होगा भी तो कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं बाहर। ओवन क्लाइटोरिस तक कैसे आएगा? तो ये भग्न शिश्निका पे होती है, और इस पर अगर वीर्यपात हो, तो इस पे वीर्यपात हो तो वो वीर्यपात कैसा होगा? निष्फल होगा। इस पर वीर्यपात कैसा होगा? निष्फल होगा, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, पहली किस पे? समीरण। दूसरी है चंद्रमसी। इस पे क्वेश्चन पूछते कि कहाँ स्थित होती? यह होती है कंदर्पज्ञ है। कंदर्पज्ञ है, कंदर्पज्ञ है मतलब कि योनि नलिका में जो आपकी वेजाइना है, सर्विक्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है।
तो ये कहाँ पे स्थित होती है? कंदर्प गेह में, योनि नलिका में स्थित होती है। और इस पर वीर्यपात हो तो जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी? लड़की होगी, पुत्री होगी। इस पर वीर्यपात से क्या उत्पन्न होती है? चंद्रमुखी, नाम सुना होगा आपने। तो चंद्रमुखी कौन होती है? पुत्री होती है। तो चंद्रमुखी पे वीर्यपात से क्या होगी? लड़की। कंफ्यूज नहीं होना। हर आदमी लड़का कैसा चाहता है? गोरा चाहता है। तो गोरी जो होगी वो कहाँ पे स्थित होगी? उपस्थ गर्भ में। इन पे क्वेश्चन पूछते कहाँ पे स्थित होती है? तो समीरणा आपकी होती है भग्न शिश्निका पे, कंदर्प गेह में होती है चंद्रमसी, और उपस्थ गर्भ मतलब जो अंदर डीप में होती है, उपस्थ गर्भ में अंदर की तरफ होती है। और उसके वीर्यपात से क्या उत्पन्न होता है? पुत्र उत्पन्न होता है। गौरी नामक नाड़ी पर वीर्यपात से क्या उत्पन्न होता है? पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये योनि के बारे में हमने देखा कि आयुर्वेद में योनि के बारे में क्या वर्णन संहिताओं में। तो योनि के बारे में हमने देखा कि योनि की आकृति शंखनाभ्य आकृति होती है, इसमें 3 आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। और भाव प्रकाश के अनुसार योनि में नाड़ियां पूछे कितनी है, तो भाव प्रकाश ने योनि में 3 नाड़ियां बतलाई है। एक का नाम है समीरणा, दूसरे का नाम है चंद्रमसी, और तीसरी नाड़ी का नाम होता है गौरी। अब जो समीरणा नामक नाड़ी जो होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? भग्न शिश्निका मतलब क्लाइटोरिस पे स्थित होती है। और इस पर वीर्यपात होगा तो निष्फल होगा, कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी होती है आपकी चंद्रमसी, ये कहाँ पे होती है? कंदर्पज्ञ। कंदर्पज्ञ मतलब योनि नलिका में होती है। और इस पर अगर वीर्यपात होगा तो क्या उत्पन्न होगी? पुत्री। चंद्रमुखी कौन होती है? पुत्री होती है। और लास्ट गौरी नामक नाड़ी जो होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? उपस्थ गर्भ में होती है, डीप होती है। और इस पर वीर्यपात से गोरा कौन होता है? लड़का होता है। तो इस पे वीर्यपात से क्या उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। ये तीनों स्थितियां हमने देखी योनि के बारे में। योनि के बाद अगला टॉपिक हमारा आयुर्वेद में आता है गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गर्भाशय आप लोग सभी जानते हैं कि इसको आचार्य भोज ने और आचार्य सुश्रुत ने इसका स्थान बतलाया पित्त पक्वाशय मध्य गर्भ संज्ञा प्रतिष्ठिता। और इसकी आकृति पूछते, गर्भाशय की आकृति पूछते। कई बार हम संकनाभ्य आकृति गर्भाशय में लगा देते हैं, कंफ्यूजन। संकनाभ्य आकृति किसकी है? योनि की। रोहित मत्स्य मुखम आकृति, रोहित मत्स्य मुखम आकृति, रोहित मत्स्य मुखम आकृति किसकी बतलाई गई है? गर्भाशय की है। रोहित मत्स्य, जो रोहित नाम की जो मछली होती है उसका मुख आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूटेरस के समान ही दिखाई देता है। तो इसकी आकृति कैसी है? रोहित मत्स्य मुखम आकृति होती किसकी? गर्भाशय की। गर्भाशय की आकृति कैसी? रोहित मत्स्य मुखम आकृति। और होता कहाँ पे है? तो पित्त पक्वाशय मध्य गर्भ संज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में, पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य में क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। यह आचार्य भोज और सुश्रुत ने बतलाया है। और आचार्य काश्यप के अनुसार भी पूछते हैं कि कुंडलिनी मध्य क्या स्थित होता है। तो आचार्य काश्यप ने गर्भाशय को किसके मध्य में बतलाया? कुंडलिनी मध्य। तो काश्यप ने कुंडलिनी मध्य गर्भ संज्ञा, गर्भाशय स्थित, कुंडलिनी के मध्य में क्या स्थित होता है काश्यप के अनुसार? तो कुंडलिनी मध्य काश्यप अनुसार क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। कुंडलिनी मध्य गर्भाशय स्थित होता है किसके अनुसार? काश्यप के अनुसार। ये तो गर्भाशय के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखा हमने? रोहित मत्स्य मुखम आकृति पूछे किसकी? तो गर्भाशय की। गर्भाशय कहाँ पे स्थित होता है? तो पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित होता है। और काश्यप के अनुसार पूछे तो ये कुंडलिनी मध्य में क्या स्थित होता है? अमाशय, पक्वाशय, गर्भाशय। तो कुंडलिनी मध्य काश्यप के अनुसार क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। अब नॉर्मली जो अभी हम एनाटॉमी में पढ़ के आए थे कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 20 पेशियां अधिक होती, पढ़ा था एनाटॉमी में। कहाँ कहाँ पे होती है मेघा? स्त्रियों में 20 पेशियां पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। तो कहाँ कहाँ पे होती है? गर्भाशय में। है? गर्भाशय में। गर्भाशय में 20 पेशियां अधिक होती है।
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्त्री में पुरुषों की तुलना में, पुरुषों में पेशियां कितनी, 500। स्त्रियों में कितनी होती है, सुश्रुत और सारंगधर के अनुसार स्त्रियों में पेशियां कितनी होती है, 520 होती है। मतलब 20 पेशियां स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, सुश्रुत और सारंगधर दोनों के अनुसार। तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। तो 20 कहाँ कहाँ पे अधिक थी, हमने देखा था स्तनों में 5-5। तो 2 स्तन होते हैं, तो दोनों स्तनों में कितनी होती है, 10। एक स्तन में 5 पेशियां अधिक होती, तो दूसरे स्तन में भी 5। तो टोटल स्तनों में कितनी थी, 10। अपत्य पद में हमने देखा था कि अपत्य पद में 4 होती है। अपत्य पद में कितनी होती है, 4। 2 बाह्य होती है और 2 अभ्यंतर होती है। बाह्य और अभ्यंतर, 2 बाह्य होती है और 2 अभ्यंतर। शुक्र आर्तव प्रवेशनी हमने देखी थी, शुक्र आर्तव प्रवेशनी कितनी होती है, 3। और गर्भाशय छिद्र आश्रित, गर्भाशय छिद्र आश्रित भी कितनी होती है, 3 होती है। इसको हम अंत गर्भाशय भी बोल सकते हैं। अंत गर्भाशय में पेशियों की संख्या पूछे तो 6 लगाना, अपत्य पद में बाह्य पूछे तो 2 लगाना, अभ्यंतर पूछे तो 2 लगाना, टोटल पूछे तो 4 लगाना। तो ये तो पहले पेज का टॉपिक हमने देखा, क्या क्या देखा उसका रिवीजन लेके फिर हम लोग आगे वाले पेज पे जाएंगे। फिर ठीक हम सब साथ में करेंगे, मॉडर्न वाला पार्ट ज्यादा है तो पहले मैं समझा देता हूँ। आज जो हमने पहले पेज पे देखा उसमें हमने प्रसूति तंत्र नाम किसने दिया, गणनाथ सेन ने दी। फिर हम लोगों ने देखा कि स्त्री का, पुरुष का उर स्त्री की श्रोणी के बराबर होता है, कितना होता है, 24 अंगुल। और स्त्री का उर पुरुष की कटी के बराबर होता है, कितना होता है, 18 अंगुल। फिर हम लोगों ने देखा श्रोणी में अस्थियों की संख्या चरक ने 3 मानी है, 2 श्रोणी फलक 1 भग अस्थि। वाग्भट ने 4 मानी है, 2 श्रोणी फलक 1 भग अस्थि प्लस में 1 त्रिक अस्थि। और सुश्रुत ने श्रोणी में अस्थियों की संख्या 5 मानी है, जिसमें 2 नितंब, 1 गुद अस्थि, 1 भग अस्थि और 1 त्रिक अस्थि। और गुद अस्थि वेरी, गुद अस्थि का श्रोणी में वर्णन किसने किया, आचार्य सुश्रुत ने किया। यह हम लोगों ने देखा। फिर श्रोणी में सिराओं की संख्या पूछो तो 32 होती है। श्रोणी में संधियां पूछो तो 3 होती है। श्रोणी में संधि कौन सी होती है, तो सामुदक संधि होती है। सिराएं 32, संधियां 3, संधि कौन सी, सामुदक। और श्रोणी की विकृति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मुलर टेस्ट किया जाता है। फिर भग्न, भग का विस्तार कितना होता है, तो द्वादश अंगुलानी भग विस्तार, भग का विस्तार कितना होता है, 12 अंगुल। आकृति पूछे तो कैसी होती है, पीपल पत्र सदृश। भग की आकृति कैसी, पीपल पत्र के समान होती है। फिर हमने योनि के बारे में देखा कि योनि क्या होती है, तो संकनाभ्य आकृति किसकी बतलाई है, योनि की बतलाई है। ठीक है। फिर योनि में आवर्त पूछे कितने होते हैं, तो 3 आवर्त होते हैं। और किस कौन से आवर्त में गर्भाशय स्थित होता है, तीसरे आवर्त में गर्भाशय स्थित होता है। भाव प्रकाश ने योनि में 3 नाड़ियां बतलाई है, समीरणा, चंद्रमसी और गोरी। समीरणा जो होती है भग्न शिश्निका पे होती है, क्लाइटोरिस पे होती है। दूसरी हमने देखी आपकी चंद्रमसी कंदर्प गेह में होती है। और तीसरी आपकी गोरी कहाँ पे होती है, उपस्थ गर्भ में। समीरणा पे निष्फल होगा, चंद्रमसी पे पुत्री होगी और गौरी पे पुत्र होगा। फिर हमने देखा गर्भाशय के बारे में, तो गर्भाशय जो होता है रोहित मत्स्य मुखम आकृति होती गर्भाशय। गर्भाशय को पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित बतलाया गया। और कुंडलिनी मध्य किसने कहा है, काश्यप ने कहा। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 20 पेशियां अधिक होती है, जो स्तनों में 5-5 होती है, तो टोटल 10 स्तनों में होती है। गर्भाशय छिद्र आश्रित 3 होती है। और शुक्र आर्त प्रवेशनी भी कितनी होती है, 3। तो टोटल अंत गर्भाशय में 6 होती है। अपत्य पद में पूछे तो 2 बाह्य होती है और 2 अभ्यंतर होती है। बाह्य कितनी होती है, 2। और अभ्यंतर भी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये तो हमने पहले पेज पे देखा। अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं। तो स्त्री का वही विभाजन, जैसे कौमार नृत्य में हम लोगों ने बच्चों का वही विभाजन किया था, अब ऐसे स्त्री को भी अलग अलग एज के आधार पर क्या बोल सकते हैं। किसी को हम चाइजब बोल देते हैं कि यार ये वृद्ध दिख रही हो तुम, है ना। किसी को बोल देते हैं यार स्मार्ट दिख रही हो तुम। तो स्त्री का वही विभाजन भी आयुर्वेद में बतलाया गया कि किस एज में उसको क्या बोलना चाहिए, किस एज में स्त्री को क्या बोलना चाहिए। और उसके पर्याय भी बतलाए कि भाई किस एज में उसको क्या संज्ञा या क्या पर्याय दिया गया है। ठीक है। तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
तो स्त्री का वही विभाजन हम लोग देख रहे हैं, स्त्री का वही विभाजन। तो स्त्री का वही विभाजन हम जब देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आचार्य भाव प्रकाश ने बतलाया। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, भाव प्रकाश ने बोला कि भाई 16 वर्ष तक की स्त्री को तो बोल दो बाला। 16 वर्ष तक की कोई भी अगर लेडी है तो उसको क्या बोलो, बाला बोलो। 32 वर्ष तक की कोई स्त्री है तो उसको क्या बोलोगे आप, तरुणी बोलोगे। 16 वर्ष तक की स्त्री को भाव प्रकाश ने क्या बोला, भाई कोई भी एज की हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, वो बाला बोल सकते हैं। 32 वर्ष तक की कोई स्त्री है, लेडीज है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तरुणी बोल सकते हैं। और 50 वर्ष तक की स्त्री कोई है, 32 से 50 के बीच वाली है कोई, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोढ़ा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, प्रोढ़ा। तो ये भाव प्रकाश ने बोला। भाव प्रकाश ने क्या बोला, 16 वर्ष तक बाला, 32 वर्ष तक तरुणी और 50 वर्ष तक प्रोढ़ा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, इसके बाद की एज की हो तो उसको क्या बोलते हैं, वृद्धा बोलते हैं। इसके बाद में 51 साल की स्त्री हो तो उसको क्या बोल दो आप, वृद्धा बोलो। 50 वर्ष तक प्रोढ़ा, 32 वर्ष तक तरुणी और 16 वर्ष तक उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाला बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका भाव प्रकाश के अनुसार। दूसरे आचार्य आया हरित। आचार्य हरित ने भी स्त्री का वही विभाजन बतलाया। तो हरित ने क्या कहा भाई, 5 वर्ष तक बाल, 5 वर्ष तक की स्त्री है, बच्ची है, गुड़िया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाल बोलेंगे। ठीक है, 12 वर्ष तक की कोई गुड़िया है, बच्ची है, तो उसको हम बोलेंगे बाला। हरित के अनुसार 12 वर्ष तक की बच्ची को क्या बोलेंगे, बाला। 5 वर्ष तक की बच्ची को क्या बोलेंगे, बाल। 13 से 19 वर्ष तक की कोई गर्ल है तो उसको हम बोलेंगे मुग्धा। 13 से 19 वर्ष तक की जो गुड़िया है, बच्ची है, उसको क्या बोलेंगे, मुग्धा। और 20 से 28 वर्ष तक की कोई गर्ल्स है, लेडी है, तो उसको बोलेंगे प्रोढ़ा। और 29 से 41 वर्ष के बीच की कोई महिला है तो उसको बोलेंगे प्रगल्भा। ये हरित ने बतलाया। भाव प्रकाश के अनुसार 16 वर्ष तक बाला, 32 वर्ष तक तरुणी, 50 वर्ष तक प्रौढ़ा, 50 के बाद वृद्ध। ये भाव प्रकाश का। आचार्य हरित के अनुसार पूछे तो 5 वर्ष तक की बच्ची को हम बोलेंगे बाल, 12 वर्ष तक की बच्ची को हम बोलेंगे बाला, 13 से 19 वर्ष तक की कोई गुड़िया है तो उसको बोलेंगे मुग्धा, 20 से 28 वर्ष तक की कोई गुड़िया है, कोई गर्ल है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रौढ़ा। और 29 से 41 वर्ष तक की कोई महिला है तो उसको बोलेंगे प्रगल्भ। ये किसका है, हरित के अनुसार। तीसरा वही विभाजन आता है पाराशर के अनुसार। पाराशर स्मृति में भी स्त्री का वही विभाजन बतलाया पाराशर ने। तो उन्होंने बोला है गौरी, रोहिणी, कन्या और रजस्व। ये इस पे कई बार पाराशर वाले पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कन्या, रोहिणी किस वर्ष तक की अवस्था को रोहिणी कहा, गौरी किस वर्ष तक की अवस्था को गौरी कहते हैं। तो हम कन्या में भोजन कराते हैं तो ऐसी गुड़ियाओं को बुलाते हैं जिनका एमसी पीरियड नहीं आया, क्योंकि उनको हम क्या बोलते हैं, कन्या बोलते हैं भाई। तो 8 वर्ष तक की कोई गुड़िया हो तो उसको क्या बोला है, कन्या। क्या बोला है, गौरी। 9 वर्ष तक की है तो उसको बोलते हैं रोहिणी। 10 वर्ष तक की एज का हम क्या संज्ञा देते हैं, कन्या। 8 वर्ष तक गौरी, 9 वर्ष तक रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या। और 10 वर्ष के बाद में पाराशर ने क्या नाम दिया है, 10 वर्ष के बाद की अगर कोई बच्ची हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजस्वला बोल देंगे। ये 3 आचार्यों का वही विभाजन आपको याद रखना है स्त्रियों का। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा आचार्य भाव प्रकाश ने बोला कि 16 वर्ष तक की बच्ची जो होगी उसको हम बोलेंगे बाला। 32 वर्ष तक की अवस्था को भाव प्रकाश ने बोला तरुणी। और 50 वर्ष तक की अवस्था को भाव प्रकाश ने क्या बोला है, प्रौढ़ा। और उसके बाद में वृद्ध। हरित ने बोला 5 वर्ष तक आप बाल बोलिए, 12 वर्ष तक आप बाला बोलिए, 13 से 19 वर्ष तक की कोई गुड़िया है तो उसको मुग्धा बोलिए। और 20 से 28 वर्ष तक की कोई गर्ल्स है, महिला है, तो उसको आप बोलेंगे प्रौढ़ा।
और 29 से 41 वर्ष की अवस्था को हरित ने क्या बोला है? प्रगल्भा। ठीक है, इसके बाद में आए पाराशर ने बोला गिरकर, इसका क्रम याद रखना है। तो गिरकर, गिरकर, गिरकर में गौरी, रोहिणी, कन्या और रजस्वला। गौरी 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या और 10 वर्ष के बाद में रजस्वला। ये तो वही विभाजन। अब इसके बाद में आता वही विभाजन के बाद में पर्याय। पर्याय पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि पुष्पवती किसका पर्याय है? किसका पर्याय है? पुष्पवती, रीना पाटीदार, पुष्पवती किसका पर्याय है? कन्या का पर्याय है, रजस्वला का पर्याय है, गर्भणी का पर्याय है कि सूतिका का पर्याय है? किसका है? रजस्वला। पुष्पवती किसका पर्याय है? रजस्वला का। एक बार पूछा गया था उदक्या, उदक्या किसका पर्याय है? उदक्या भी रजस्वला का हिस्सा है। उदक्या भी किसका है? रजस्वला का। आपन्न सत्वा किसका पर्याय है? श्याम, श्याम। तो हम एक एक के पर्याय देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पर्याय देख रहे हैं कन्या का। गौरी, कन्या, कुमारी, नग्निका, जिसको अभी तक रजो दर्शन नहीं हुआ है ना, जिसको अभी तक रजो दर्शन नहीं हुआ, जिसको एमसी पीरियड नहीं आया है, जिसको अभी तक एमसी पीरियड नहीं आया है, रजो दर्शन नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भाई? कन्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, नग्निका बोलते हैं। कन्या, कुमारी, गौरी और नग्निका। कन्या, कुमारी, कन्या हो गई, कुमारी हो गई, गौरी हो गई, नग्निका हो गई। किसको? जिसको रजो दर्शन नहीं हुआ है उसको हम कन्या, गौरी, कुमारी और नग्निका कहते हैं। ठीक है, और जिसको पहली बार रजो दर्शन हुआ है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन है, जिसको पहली बार आया, पहली बार एमसी पीरियड आया, तो जिसको प्रथम बार रजो दर्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं, जिसको प्रथम बार रजो दर्शन होता है उसको बोला मध्यमा और दृष्ट रजा। उसको क्या बोला है? मध्यमा और दृष्ट रजा, जिसको पहली बार एमसी पीरियड आया। अब आता है रजस्वला के क्या क्या पर्याय है। इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रजस्वला के पर्याय बतलाए हैं आवी, आत्रेयी। आत्रेयी किसका पर्याय है? आवी, आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती। आवी, आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती और उदक्या। उदक्या पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार। तो उदक्या, उदक्या किसका पर्याय है? रजस्वला का। पुष्पवती किसका पर्याय है? रजस्वला का। आवी किसका पर्याय है? आत्रेयी किसका पर्याय है? मलिनी, पुष्पवती, उदक्या, ये पर्याय किसके? रजस्वला। अब गर्भणी के पर्याय पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गर्भणी का तो बोलते हैं आपन्न सत्वा। आपन्न सत्वा किसका पर्याय है? तो आपन्न सत्वा किसको बोलते हैं? गर्भणी को। गुरुणी, गुरुवणी, गुरुवणी भी किसका पर्याय है? गर्भणी का। और वेरी एमपी अंतवर्तनी, अंतवर्तनी पे क्वेश्चन आया है कि अंतवर्तनी किसका पर्याय है? तो अंतवर्तनी, गुरु, गुरुवणी, आपन्न सत्वा, ये पर्याय किसके? गर्भणी के पर्याय। और सूतिका के क्या पर्याय बतलाए गए हैं? तो सूतिका के पर्याय बतलाए गए हैं भैया। सूतिका के पर्याय बतलाए, क्या बतलाए गए? तो सूतिका के पर्याय में बोला है प्रजाता, प्रजाता, सूतिका, जातपत्या, प्रजाता, प्रसूतिका, जातपत्या, ये किसके पर्याय है? आफ्टर डिलीवरी सूतिका को बोलते हैं। तो ये यहां तक का पार्ट है, तो हमारा आयुर्वेद वाला है। आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट देखेंगे, और जो मॉडर्न दिया हुआ है नोट्स में, वो मॉडर्न में कुछ कुछ चीजें आईएमपी है, तो वो वाला पार्ट देखेंगे, है ना। आयुर्वेद वाला इतना ही है आज की क्लास में। तो हम लोगों ने क्या देखा, वो उतना आयुर्वेद का रिवीजन करवा के फिर मॉडर्न में जाएंगे। मॉडर्न में पहले जो चीज थोड़ी वो समझाने की, वो समझा के टिक करेंगे। तो अभी हमने जो देखा उसमें हमने देखा वही विभाजन। भाव प्रकाश ने 16 वर्ष तक बाला बोला, 32 वर्ष तक तरुणी बोला है, और 50 वर्ष तक प्रोढ़ा बोला, 50 के बाद में वृद्ध।
फिर हरित के अनुसार 5 वर्ष तक बाल, 12 वर्ष तक बाला, 13 से 19 वर्ष तक जो बोला है मुग्धा, 20 से 28 तक प्रौढ़ा और 29 से 41 तक प्रगल्भा। और पाराशर स्मृति में 8 वर्ष तक कन्या, 9 वर्ष तक रोहिणी, 10 वर्ष तक, 8 वर्ष तक गौरी, 9 वर्ष तक रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या और 10 वर्ष के बाद में रजस्वला। जिसको अभी तक एमसी पीरियड नहीं आया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नग्निका, कुमारी, गौरी। ये किसके पर्याय, जिसको एमसी पीरियड नहीं आया। जिसको पहली बार एमसी पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं मध्यमा और दृष्टरंजा। और जो रजस्वला है जिसको एमसी आई हुई है उसको पुष्पवती, आवी, आत्री, मलिनी, पुष्पवती, आवी, आत्री, मलिनी और वेरी एमपी उदक्या। उदक्या किसका पर्याय है, रजस्वला। और गर्भणी के पर्याय में आपकी आपन्न सत्वा, गुरुणी और अंतवर्तनी। और सूतिका में जातपत्या, प्रसूतिका, प्रजाता, ये पर्याय किसके, सूतिका के। अब हम कुछ कुछ पॉइंट जो मॉडर्न के मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बाकी कुछ चीजें हम उसमें भी टिक करेंगे। अब जो जेनाइटल ऑर्गन बतलाए गए उनका विकास कहाँ से होता है, एग्जाम में कई बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिबिया मेजोरा का विकास है, इसका डेवलपमेंट किससे होता है। तो लिबिया मेजोरा जो है ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, लिबिया मेजोरा। तो लिबिया मेजोरा का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किससे होता है, जेनाइटल स्वेलिंग से होता है। इसका विकास किससे होता है भाई, जेनाइटल स्वेलिंग से इसका विकास हुआ है, किसका, लिबिया मेजोरा का। फिर आता है लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा का विकास किससे हुआ, तो लिबिया माइनोरा का विकास हुआ है आपके यूरेथ्रल फोल्ड से। यूरेथ्रल फोल्ड से जो है, यूरेथ्रल के जो फोल्ड बने उससे किसका विकास हुआ है, लिबिया माइनोरा का। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वेजाइना, ओवरी और यूटेरस। वेजाइना, ओवरी, यूटेरस और फिलोपियन ट्यूब, इनका विकास किससे हुआ, मुलेरियन डक्ट से हुआ है। जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है वो मेनली किससे बने हैं, मुलेरियन डक्ट से बने। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन से जेनाइटल ऑर्गन का विकास किससे हुआ। तो लिबिया मेजोरा का पूछे आपसे, तो लिबिया मेजोरा जो बना है, जो बड़ा फोल्ड होता है वेजाइना के बाहर, उसका विकास हुआ है जेनाइटल स्वेलिंग से। किससे डेवलपमेंट हुआ है, जेनाइटल स्वेलिंग से। लिबिया माइनोरा का डेवलपमेंट पूछे तो यूरेथ्रल फोल्ड से। तीसरा हमने देखा वेजाइना हो गया, यूटेरस हो गया, फिलोपियन ट्यूब हो गया, इनका विकास पूछे किससे हुआ, तो मुलेरियन डक्ट से हुआ। इनका विकास किससे हुआ, मुलेरियन डक्ट से। फिर अगला हम मॉडर्न में जो देखेंगे उसमें हमारा अगला टॉपिक आता है ब्रेस्ट। विकास किससे हुआ ये याद रखना है। फिर ब्रेस्ट के बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट क्या है। तो ब्रेस्ट क्या है, ये एक प्रकार का एपोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड पूछते हैं कि कौन सी ग्लैंड है, तो ब्रेस्ट एक प्रकार की एपोक्राइन ग्लैंड है। ब्रेस्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो कितना होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क ग्लैंड और फैट रेशो, मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो कितना होता है, तो लैक्टेटिंग मदर है तो ये होता है 2:1। लैक्टेटिंग मदर में कितना होता है, 2:1। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसमें मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो कितना है, 2:1। और नॉन लैक्टेटिंग मदर में मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो पूछे तो 1:1 होता है। ठीक, ब्रेस्ट एक एपोक्राइन ग्लैंड है। ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो पूछो तो लैक्टेटिंग मदर में 2:1 होता है और नॉन लैक्टेटिंग मदर में कितना होता है, 1:1। ब्रेस्ट की पोजीशन पूछी जाती है तो 2 to 6 रिब के बीच में। ब्रेस्ट का पोजीशन क्या है भाई, 2 to 6 रिब के बीच में होता है। 6 रिब के बीच में आपका ब्रेस्ट स्थित होता है, स्तन स्थित होता है। तो ये तो ब्रेस्ट के बारे में कुछ सामान्य 3-4 पॉइंट याद रखना है कि ब्रेस्ट जो होता है 2 to 6 रिब के बीच में स्थित होता है, इंटरकोस्टल स्पेस में स्थित होता है, पोजीशन होती है इसकी। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशो पूछे तो लैक्टेटिंग मदर जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसमें 2:1 होता है और नॉन लैक्टेटिंग मदर में इसका रेशो जो होता है 1:1 बतलाया। फिर
ग्लैंड कौन सी है, तो ब्रेस्ट जो ग्लैंड होती है वो कौन सी है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है। अब ब्रेस्ट से रिलेटेड दो व्याधियां मुख्य रूप से ज्यादा देखी जाती है, एक तो आपका ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा आपका ब्रेस्ट एप्सिस। ये दो चीजें ज्यादा होती है ब्रेस्ट में और विशेषकर महिलाओं में। ब्रेस्ट एप्सिस भी नॉर्मली आपने देखा होगा कि किस कंडीशन में होता है, तो ये लैक्टेटिंग कंडीशन में होता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कई बार दूध ज्यादा बनता है या तो बच्चा उसको पी नहीं पाता है तो भी ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है। कई बार बच्चे के दांत आदि लगने के कारण भी ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है। तो ये लैक्टेटिंग कंडीशन में होता है, कौन सा, ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट एब्सेस ही किस कंडीशन में होता है, तो लैक्टेटिंग कंडीशन में। कंडीशन लैक्टेटिंग मदर में होती है, लैक्टेटिंग मदर में डिसीज होती है कौन सी, ब्रेस्ट एब्सेस। इसमें जो पेन होता है, इसके मेन सिम्टम्स क्या है, पेन जो होगा वो पेन बहुत ज्यादा दर्द के साथ में होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, फीवर भी आने लग जाता है, फीवर आता है, चील होती है, राइगर होता है। ये सारी कंडीशन ब्रेस्ट एब्सेस में मिलती है। थ्रोबिंग पेन मिलता है, चील मिलती है, राइगर्स आने लगते हैं, फीवर आने लगता है ब्रेस्ट एब्सेस में। लैक्टेटिंग कंडीशन में मदर में वो होती है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो भाई इसमें जो होता है नॉर्मली पहली कोशिश तो ये रहती है कि जो मदर मिल्क है उसको ड्रेनेज किया जाता है, उसको जो इंस्ट्रूमेंट आता है उससे उसको बाहर निकालते हैं, सक्शन करके वो ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकालते रहते हैं तो पेन दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन किसी में अगर एब्सेस ज्यादा ही बढ़ गया है तो उसमें फिर इंसाइज करना पड़ता है, इंसिजन देना पड़ता है। तो जो इसमें इंसिजन दिए जाते हैं वो एक बार पढ़ने के, एक तो क्यूटिनियो एरियोलर इंसिजन देते हैं, क्यूटिनियो एरियोलर इंसिजन देते हैं, दूसरा रेडियल इंसिजन देते हैं और तीसरा सब मेमोरी इंसिजन दिया जाता है। तो नॉर्मली पढ़ने का है ब्रेस्ट एब्सेस। दूसरी जो स्थिति होती है वो ब्रेस्ट कैंसर। इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंडिया में भी मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल कौन सा है भाई, प्रियंका सोलंकी। इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल, सीए ओवरी, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स 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 में, क्योंकि ये पहले हुआ करता था। अभी आप जो डाटा देखेंगे गूगल पे तो अभी इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर बताते हैं और सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल कौन सा है, सर्विक्स कैंसर है। एक बार वो देखना, मैंने अभी चेक किया था, पहले हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर फीमेल वो हुआ करता था सर्विक्स कैंसर। लेकिन अभी जो नए सीएचओ का डाटा भी हम लोगों ने जब पढ़ा है बच्चों को और गूगल पे भी हम देखते हैं तो अभी जो है मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल इंडिया के अंदर कौन सा बतलाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बतलाते। तो एक बार आप लोग भी देखना, मैं भी और एक बार कंफर्म करूंगा, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल इन इंडिया, सर्विक्स कैंसर हुआ करता था, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर बताते हैं। एक बार आप भी चेक करना, मैं भी उसको और एक बार कंफर्म करूंगा। तो ब्रेस्ट कैंसर ये होता क्यों है भाई, तो जो ब्रेस्ट के अंदर डक्ट होती है, लोब्यूल्स होते हैं और ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उनके कारण ये मुख्य रूप से ये बीमारी होती है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का देखा जाता है, एक तो डक्टल कार्सिनोमा और दूसरा जो होता है वो लोब्यूलर कार्सिनोमा। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए कि कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर कौन सा, तो कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है, डक्टल कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कैंसर भी दो प्रकार से मुख्य रूप से देखा जाता है, डक्टल कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट की जो डक्ट होती है उन डक्ट के कारण जो होता है, ब्रेस्ट की जो डक्ट होती है उसके कारण जो कैंसर होता है उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। और डक्टल कार्सिनोमा ये कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है। दूसरा जो होता है वो लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा है, लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा बाइलेटरल
ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो वो लोब्यूलर कॉमनेस्ट होता है, बायलेटरल है, बायलेटरल ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो कॉमनेस्ट होता है वो कौन सा है, लोब्यूलर है। और कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछे तो कौन सा, डक्टल है। फिर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस ब्रेस्ट में कॉमन रूप से देखा जाता है और किस पार्ट में देखा जाता है। तो लेफ्ट ब्रेस्ट में कॉमनेस्ट सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, लेफ्ट ब्रेस्ट में। और ये भी कि कहाँ पे होता है, 4 क्वाड्रेंट में, अपर आउटर क्वाड्रेंट में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर पूछे तो डक्टल कार्सिनोमा, बायलेटरल ब्रेस्ट कार्सिनोमा में कॉमनेस्ट पूछे तो लोबुलर कार्सिनोमा। और किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और किस क्वाड्रेंट में मिलता है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ब्रेस्ट को 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये जो इसको 4 भागों में बांटने पर अपर आउटर क्वाड्रेंट में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर। तो कैंसर के बारे में ये है मेनली। बाकी इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीजें दी हुई है उनसे क्वेश्चन नहीं आता है। TNM क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। बाकी ब्रेस्ट के बारे में इतना हमको पता होना चाहिए, बाकी चीजें हम टिक करेंगे। ब्रेस्ट एपोक्राइन ग्लैंड है, 2 to 6 रिब तक इसके बीच की पोजीशन इंटरकोस्टल स्पेस में स्थित होता है। ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशियो लैक्टेटिंग मदर में 2:1 होता है, नॉन लैक्टेटिंग मदर में 1:1 होता है। ब्रेस्ट में जो सामान्य रूप से डिसीज होती है उसमें सबसे कॉमन में हमारे पास ब्रेस्ट एब्सेस, ये लैक्टेटिंग मदर में देखी जाती है। थ्रोबिंग पेन होता है, फीवर होता है, चिल आती है, राइगर आते हैं। अत्यधिक बढ़ जाता है तो इंसाइज करते हैं। इंसिजन के भी 2-3 प्रकार बतलाए हैं, क्यूटेनियो एरियोलर इंसिजन देते हैं, या फिर आपका सब मेमोरी इंसिजन देते हैं, या फिर आपका जो है रेडियल इंसिजन देते हैं। और आयुर्वेद में जो इंसिजन का वर्णन किया गया है वो सेंट्रल इंसिजन का वर्णन इसमें बतलाया गया। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बात करें तो ब्रेस्ट टिश्यू, डक्ट टिश्यू या फिर लोबुलर टिश्यू के अंदर जो ग्रोथ होने लगती है उसको हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा में 2 प्रकार से देखा जाता है, एक डक्टल कार्सिनोमा और एक लोबुलर कार्सिनोमा। तो कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछो तो डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। और बायलेटरल दोनों स्तन में हो, बायलेटरल कॉमनेस्ट कार्सिनोमा कौन सा है, लोबुलर कार्सिनोमा। किस साइड में सबसे कॉमन देखा जाता है, तो लेफ्ट साइड में देखा जाता है। और कहां पे देखा जाता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखा जाता है। ये तो ब्रेस्ट के बारे में देखेंगे। ब्रेस्ट के बाद में अगला जो आएगा आपका क्या आएगा, फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब आपको पता ही है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई, लेंथ कई बार पूछी गई, लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस पूछे, लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। थिकनेस इसकी पूछे तो थिकनेस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। फिलोपियन ट्यूब की थिकनेस पूछे तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और फिलोपियन ट्यूब की लेंथ पूछे तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसके पार्ट कितने होते हैं, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं फिलोपियन ट्यूब में। एक आपका जो होता है सबसे एम्पुलर पार्ट होता है, एम्पुला ये सबसे बड़ा पार्ट है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। दूसरा जो होता है इस्तमस पार्ट होता है, इस्तमस पार्ट जो होता है ये 3 सेंटीमीटर का होता है। इस्तमस पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है। और आपका जो होता है इस्तमस पार्ट 3 सेंटीमीटर का, एम्पुलर पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, 5 सेंटीमीटर। इंटरस्टिशियल पार्ट जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। और एक होता है इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम भी कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर। तो ये 4 पार्ट होते हैं फिलोपियन ट्यूब के। इम्पुलर पार्ट इज कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का सबसे कॉमनेस्ट पार्ट क्या है, एम्पुला, कितने सेंटीमीटर का होता है, 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमने देखा इस्तमस 3 सेंटीमीटर का है, इंटरस्टिशियल पार्ट 1 सेंटीमीटर। और इन्फंडिबुलम भी कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का होता है। ये हम लोगों ने देखा इसके बारे में, फिलोपियन डक्ट के बारे में। इसको ओविडक्ट कहते हैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर होते हैं। 4 पार्ट होते हैं, एम्पुला सबसे बड़ा पार्ट है 5 सेंटीमीटर का। उससे छोटा इस्तमस होता है 3 सेंटीमीटर का। इंटरस्टिशियल पार्ट और इन्फंडिबुलम 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछे तो क्या है, एम्पुला।
फिलोपियन ट्यूब के बाद में आती है आपकी ओवरी। ओवरी का वेट कई बार पूछा गया है कि वेट कितना होता है ओवरी का, तो ओवरी का वेट होता है 6 ग्राम। मेजरमेंट इसकी पूछते हैं तो 3:1:1, 3:2:1 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट होती है। शेप इसका कई बार पूछते हैं तो एलमंड बादाम के शेप की ये होती है, एलमंड शेप होता है किसका, ओवरी का। शेप एलमंड शेप है। मेजरमेंट 3:2:1 सेंटीमीटर होती है। वेट इसका 6 ग्राम होता है। कलर पूछे तो ग्रेनिश पिंक कलर की होती है, ग्रेनिश पिंक कलर की दिखाई देती है। और लास्ट पॉइंट इसका जो है, इसका विकास किससे हुआ है, तो इसका विकास हुआ है किससे, गोनोडल रिज से हुआ है। ओवरी का विकास किससे हुआ है, गोनोडल रिज। तो ओवरी के बारे में 4-5 पॉइंट याद रखना है। वेट 6 ग्राम है, मेजरमेंट 3:2:1 सेंटीमीटर होता है, शेप एलमोंड शेप का होता है, कलर ग्रीनिश पिंक कलर का होता है, और विकास किससे हुआ है, इसका विकास हुआ है गोनोडल रिज से। किसका, ओवरी का। ओवरी देखा, फिलोपियन ट्यूब देखा, ब्रेस्ट के बारे में देखा। अब आता है आपका यूटेरस। यूटेरस, यूटेरस ही पेरिफॉर्म ऑर्गन है। पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। इसका मेजरमेंट जो होता है 7.5 x 5 x 2.5 सेंटीमीटर होता है विदाउट गर्भावस्था में, और गर्भावस्था में इसका साइज जो हो जाता है 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। विदाउट गर्भावस्था में 7.5 5 सेंटीमीटर का होता है। इन प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। इसका वेट पूछा जाए तो 50 से 80 ग्राम इसका रेंज में वेट बतलाया गया है। वेट कितना होता है, 50 से 80 ग्राम के बीच में होता है। गर्भावस्था में टोटल वेट गेन कितना करती है स्त्री, तो टोटल वेट गेन करती कितना, लगभग 11 किलो के आसपास। और इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक इसका वेजाइना वगैरह और छोटे छोटे कुछ पॉइंट मिलेंगे, उसको हम टिक करेंगे। डोडर लाइन बेसिलाई पूछते कहाँ पे होता है, तो डोडर लाइन बेसिलाई जो होता है वो वेजाइना में होता है। वेजाइना का पीएच जो होता है एसिडिक होता है। एंटीरियर वेजाइनल वाल जो होती है 8 सेंटीमीटर की होती है, पोस्टीरियर वेजाइनल वाल 10 सेंटीमीटर की होती है। और नोबोथियन फॉलिकल कहाँ दिखाई देते हैं, तो नोबोथियन फॉलिकल्स कहाँ दिखाई देते हैं, सर्विक्स में दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम जो एमपीपीएससी का पेपर आउट हो चुका था और वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था रूबिन टेस्ट, तो रूबिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई, ये प्रेगनेंसी की। फिलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, रूबिन टेस्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको और मिलेगी, तो हम इसको शुरुआत से टिक करेंगे आज की क्लास के लिए। तो आप फटाफट देखते जाना नोट्स के अंदर। नोट्स में हम लोग सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं पहले पेज से, तो सबसे ऊपर देखेंगे आप प्रसूति तंत्र नाम किसने दिया, तो प्रसूति तंत्र नाम गणना सेन ने दिया है। फिर नीचे टिक करेंगे तो श्रोणी, पुरुष का उर जो होता है वो स्त्री की श्रोणी के बराबर होता है 24 अंगुल, और स्त्री का उर जो होता है पुरुष का उर किसके बराबर, स्त्री की श्रोणी के बराबर 24 अंगुल होता है। और स्त्री का जो थोरेक्स रीजन होता है वो पुरुष की कटी के बराबर होता है कितना, 18 अंगुल होता है। फिर श्रोणी में अस्थियों की संख्या नीचे चरक के अनुसार 3 है, 2 श्रोणी फलक 1 भग अस्थि। वाघभट ने 1 एक्स्ट्रा मानी, वाघभट ने 4 मानी, तो 2 श्रोणी फलक 1 भग अस्थि प्लस 1 त्रिक अस्थि। और सुश्रुत ने 5 मानी, उसमें 2 नितंब अस्थि, 1 भग अस्थि, 1 त्रिक अस्थि और 1 गुद अस्थि। गुद अस्थि का श्रोणी में वर्णन किस आचार्य ने किया, तो श्रोणी में आपकी गुद अस्थि का वर्णन किसने किया, सुश्रुत ने किया है। फिर नीचे देखेंगे साइड में डायमीटर लिखे हैं। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 12 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 13 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर आप पेल्विस पूछो तो 14 सेंटीमीटर। नीचे टिक करेंगे श्रोणी में सिराएं कितनी होती, 32 होती है। उसमें से अवैध लिख लेना 8 होती है। श्रोणी में सिराएं 32 होती है, अवैध पूछे तो कितनी है 8। 32 में से अवैध कितनी 8। श्रोणी में संध्या कितनी होती है, तो सीख कर लेना श्रोणी में संध्या 3 होती है। श्रोणी में संधि का प्रकार कौन सा, तो गुद भग नितंब में सामुदक संधि होती, सिरकटी कपाल में तुल्य सेवनी होती, तो श्रोणी में संधि सामुदक संधि होती है। श्रोणी की विकृति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो मूलर टेस्ट करते हैं। भग का विस्तार कितना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 12 अंगुलानी भग विस्तार, भग का विस्तार पूछो तो कितना है 12 अंगुल होता है। और भग
आकार होता है, पीपल पत्र के समान होता है। पर्याय टिक लें, ढल्लन ने इसको स्मरण मंदिर बोला और भाव प्रकाश ने इसको, है ना, ढल्लन ने इसको स्मरण मंदिर बोला है, किसको, भग्न शिश्निका को, और भाव प्रकाश। अपत्य पद किसको बोलते हैं, तो योनि प्लस गर्भाशय पूरा मिला दो तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपत्य पद बोला जाता है। योनि की आकृति आपको मैंने बतलाई, संख्यनाभ्य आकृति होती, 3 आवर्त होते, तीसरे आवर्त में गर्भाशय स्थित होता है। योनि में नाड़ियां भाव प्रकाश ने 3 मानी है, टिक कर लेना। समीरना, योनि के लिए भाव प्रकाश ने बोला मनोभावा गारमुखा, मनोभावा जो मन को अच्छे लगे, तो मनोभावा गारमुखा ये स्त्री की योनि के लिए बोला है भाव प्रकाश ने। 3 नाड़ियां होती, समीरना, चंद्रमसी और गौरी। समीरना टिक कर लेना, मदनाथ पत्र भग्न शिश्निका पे होती है, चंद्रमसी कंदर्प गहरे योनि नलिका में स्थित होती है, और गौरी उपस्थ गर्भ योनि की अत्यधिक गहराई डीप में स्थित होती है। समीरना पर वीर्यपात से टिक लेना निष्फल होता है, चंद्रमसी पे पुत्री उत्पन्न होती है और गौरी पे पुत्र उत्पन्न होता है, और वीर्यपात से पुत्र उत्पन्न और कष्ट भोग्या। गौरी नामक जो नलिका होती है वो कैसी होती, नाड़ी होती है, कष्ट भोग्या होती है। फिर गर्भाशय टिक लेना, गर्भाशय को कूटगार भी बोलते हैं। पर्याय इसके लिए रोहित मत्स्य मुखम आकृति होती है, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में गर्भाशय स्थित होता है, और वहीं पे लिख लेना काश्यप के अनुसार कुंडलिनी मध्य स्थित होता है। काश्यप के अनुसार कुंडलिनी मध्य क्या स्थित है, तो काश्यप अनुसार कुंडलिनी के मध्य में क्या स्थित है, गर्भाशय स्थित है। काश्यप अनुसार कुंडलिनी मध्य क्या स्थित होता है, गर्भाशय स्थित होता है। धमनियां टिक कर लेना, 2 उद्भव होती है और 4 अधो होती है, बाकी पढ़ने का है। उद्भव और 2 होती है और अधो कितनी होती है, 4। वक्ष में प्रत्येक स्तनमूल में 2-2 अवैध शिराएं होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में 20 पेशी अधिक होती है, स्तनों में 5-5। अपत्य पद में 4 होती, 2 बाह्य होती और 2 अभ्यंतर होती है। शुक्र अर्ध प्रवेशनी 3 होती और गर्भाशय छिद्र आश्रित भी कितनी होती, 3। अंत गर्भाशय में 6 होती है। अपत्य पद में 4 होती जिसमें 2 बाह्य होती और 2 अभ्यंतर होती। फिर नेक्स्ट पेज पे हम जब गए तो हमने देखा, टिक करना, भाव प्रकाश ने 16 वर्ष तक की बालिका है, 32 वर्ष तक तरुणिका है और 50 वर्ष तक प्रौढ़ा। प्रौढ़ा के बाद में 50 के बाद में वृद्धा, ये भाव प्रकाश के अनुसार हमने। हारित के अनुसार भी हमने देखा कि 5 वर्ष तक बाल, 12 वर्ष तक बाला, 13 से 19 वर्ष तक जो बोला है मुग्धा, 20 से 28 तक प्रौढ़ा और 29 से 41 तक प्रगल्भा, ये हारित के अनुसार हमने देखा। हारित के अनुसार स्त्रियों की सर्वोत्तम आयु पूछी या बेस्ट एज कौन सी होती है स्त्रियों की, तो 24 से 37 वर्ष की जो एज होती है वो स्त्रियों के लिए बेस्ट मानी जाती है। इस समय संतान आसानी से उत्पन्न हो जाती है। 24 से 37 वर्ष तक ये होती है इनकी सर्वोत्तम आयु बतलाई है। पाराशर स्मृति में टिक लेना, गौरी 8 वर्ष तक, रोहिणी 9 वर्ष तक, 10 वर्ष तक आपकी कन्या और 10 वर्ष के बाद में रजस्वला, या पाराशर के अनुसार। स्त्री के प्रकार टिक लेना 4 होते हैं, जिसमें से पद्मिनी नाम की स्त्री जो होती है श्रेष्ठ होती है, चित्रनी होती है, शंखनी होती है, हस्तनी होती है। तो अनेक प्रकार की स्त्रियां होती है, उनका रूप धारण करने के आधार पर बतलाया है। स्त्री तो एक ही होती है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि स्त्रियां अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। तो पद्मिनी को श्रेष्ठ माना है, चित्रनी भी होती है, हस्तनी भी होती है, अनेक प्रकार के रूप स्त्रियों के बतलाए। अब स्त्री के कुछ प्रमुख पर्याय हमने देखा कि जिसको आज तक रजो दर्शन नहीं हुआ है, जिसको एमसी पीरियड नहीं आया है, उसको कुमारी, गौरी, कन्या और नग्निका। कुमारी, गौरी, कन्या, नग्निका, जिसको एमसी पीरियड नहीं आया। जिसको पहली बार एमसी पीरियड आया उसको मध्यमा और दष्टरेजा बोला है। रजस्वला के पर्याय में टिक कर लेना, आवी, आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती और उदक्या। आवी, आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती और उदक्या किसके पर्याय है, रजस्वला के। वेरी एमपी है। उदक्या पे क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्पवती पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसके पर्याय है, रजस्वला के। रजस्वला के बाद गर्भवती के पर्याय टिक करना, अपन्न सत्वा, गुरुवणी और अंतवर्तनी। अंतवर्तनी किसका पर्याय है, तो ये गर्भणी का है। अपन्न सत्वा भी गर्भणी का है। प्रसूता में जातपत्या, प्रजाता और प्रसूतिका। आपन्न सत्वा प्रजाता का पर्याय क्या है, प्रसूता के, जातपत्या, प्रजाता और प्रसूतिका। और स्त्री सारंग धर्म अनुसार स्त्री के दोष टिक कर लेना। सारंग धर्म ने स्त्रियों के 3 दोष बतलाया है। सारंग धर्म अनुसार स्त्री के दोष पूछे तो कितने, 3। संख्या याद रखना है, बाकी नॉर्मली कुछ भी उसमें नहीं करना है। सारंग धर्म अनुसार स्त्री के दोष पूछे तो कितने, 3। अब यहाँ से मॉडर्न वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण चीजें तो आपको बोर्ड पे दिखाई है।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें मिलेगी तो उसको हम लोगों को टिक करना है। तो ये होमोलोगस आर्गन बतलाएगा कि ऐसा कौन सा आर्गन फीमेल का मेल के समान होता है। कौन कुछ आर्गन की जो होमोलॉजी जो बतलाई गई है वो पुरुष के समान है, मेल के समान बतलाई गई है। तो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है टिक करना नीचे। गार्टनर्स डक्ट जो फीमेल में होती है मेल की किस स्ट्रक्चर के समान होती है, तो गार्टनर्स डक्ट मेल की वास डिफरेंस के समान होती है। ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट जो होता है गेबरनेकुलम के समान होता है। और लिबिया माइनोरा कार्पस स्पोंजियोसम के समान होती है। और बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है फीमेल के अंदर वो पुरुष की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समान होती है। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। नीचे वाला एमपी है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें आप टिक करना है जेनाइटल स्वेलिंग से किसका निर्माण हुआ। फीमेल के याद रखना है, मेल के नहीं करना है। तो जेनाइटल स्वेलिंग से लिबिया मेजोरा का निर्माण हुआ है। फिर नीचे टिक करना 3 नंबर में यूरेथ्रल फोल्ड से लिबिया माइनोरा का निर्माण हुआ है। जेनाइटल स्वेलिंग से डेवलपमेंट किसका हुआ, तो लिबिया मेजोरा का। लिबिया माइनोरा का किससे हुआ, यूरेथ्रल फोल्ड से हुआ। और नीचे टिक करना फिलिपियन ट्यूब यूटेरस वेजाइना का विकास किससे हुआ, मुलेरियन डक्ट से। तो ये हमको किस पार्ट का डेवलपमेंट किससे हुआ ये भी याद होना चाहिए। लिबिया मेजोरा किससे, भी बड़ी चीज है तो किससे बनी, स्वेलिंग से बनी। लिबिया माइनोरा किससे बनी, यूरेथ्रल फोल्ड से बनी। वेजाइना यूटेरस फिलिपियन ट्यूब का विकास किससे हुआ है, मुलेरियन डक्ट से हुआ है। ये हमने देखा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट में आप पहला पॉइंट टिक कर लेना, ब्रेस्ट इज एन एपोक्राइन ग्लैंड होती है। द मिल्क ग्लैंड टू फैट रेशियो इज 2:1 इन लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन में मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशियो पूछे तो 2:1 एंड 1:1 इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन। नॉन लैक्टेटिंग वुमेन जो माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है उसमें मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशियो पूछे तो कितना, 1:1। आगे टिक करना द लेवल ऑफ सेकंड एंड रिप टू लेवल ऑफ 6th रिप। ये इसकी पोजीशन पूछो ब्रेस्ट की तो कहां से कहां तक होती है, सेकंड रिप से ये 6th रिप के बीच में स्थित होता है। कौन, इंटरकोस्टल स्पेस में स्थित होता है ब्रेस्ट। ये 3 पॉइंट ब्रेस्ट के बारे में याद रखना है आपको। ब्रेस्ट ग्लैंड कौन सी है, ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड और फैट का रेशियो कितना और ये कहां पे पोजीशन इसकी होती है। अब नीचे दिया हुआ है ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट की जो पॉइंट थी उसमें से 3-4 पॉइंट आपको टिक करना है। ब्रेस्ट एब्सेस में टिक करना स्तन विद्रति, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। तो कॉमनली सीन इन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जब दूध पिलाती है माँ बच्चे को तभी ये बीमारी मुख्य रूप से देखने को मिलती है, स्तन विद्रति लैक्टेटिंग वुमेन में होती है। वेरी पेनफुल कंडीशन है, बहुत दुखदायी कंडीशन होती है। थ्रोबिंग पेन होता है, फीवर होता है, चिल आती है, राइगर आते हैं किसके अंदर, स्तन विद्रति में। पढ़ने का है ये ऑर्गेनिज्म टिक कर लेना मेनली किस बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो स्टेप्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस। स्टेप्लोकोकस एरियस और स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब टाइप ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस वगैरह नहीं पढ़ना है, फेज ऑफ सपरेशन भी नहीं पढ़ना है। इंसिजन टिक कर लेना नीचे, इंसिजन यूज्ड इन ब्रेस्ट सर्जरी। जो स्तन विद्रति में कई बार इतना पस पड़ जाता है कि ब्रेस्ट इंसिजन देना पड़ता और सर्जरी करना पड़ता, तो ये इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार नाम जरूर पढ़ लेना। पहला जो है क्यूटिनियो एरियोलर इंसिजन, दूसरा टिक कर लेना रेडियल इंसिजन और तीसरा जो है सब मेमोरी इंसिजन। रेडियल इंसिजन है, सब मेमोरी इंसिजन है और क्यूटिनियो एरियोलर इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, नीचे काउंटर इंसिजन टिक कर लेना। काउंटर इंसिजन और आयुर्वेद में भी काउंटर इंसिजन के लिए श्लोक आया है, यतो गति विद्यात उत्संगम यत्र यत्र च। तो ये एक बार पढ़ने का। तो ब्रेस्ट एब्सेस नॉर्मली देखना है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं 100%, लेकिन एक बार ये जो नॉर्मल चीज दी हुई है देखना है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेस्ट कैंसर के। मैंने 5-6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे कि भाई ब्रेस्ट कैंसर में कॉमनेस्ट कौन सा होता है, बाइलेटरल में कॉमनेस्ट कौन सा होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऊपर टिक कर लेना ब्रेस्ट कैंसर इज अ टाइप कैंसर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू। कहां से उत्पन्न होता है, तो ब्रेस्ट टिश्यू। मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द इनरिंग द मिल्क डक्ट, डक्टल होता है। और लोब्यूल्स दैट सप्लाई द डक्ट विद मिल्क, लोब्यूल्स के कारण हो
डक्ट के कारण हो, इसके कारण मेनली ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। तो पहला जो प्रकार है वो डक्टल कार्सिनोमा, जो डक्ट होती है ब्रेस्ट की उनके कारण होता है। तो डक्टल कार्सिनोमा कैंसर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डक्ट आर नवाज डक्टल कार्सिनोमा कॉमनेस्ट, सबसे कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछे तो कौन सा, डक्टल। लोबुलर कार्सिनोमा कैंसर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोबुल्स आर नवाज लोबुलर कार्सिनोमा, लोबुल्स के कारण होगा तो लोबुलर, डक्ट के कारण होगा तो डक्टल, और कॉमनेस्ट पूछे तो डक्टल कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन बायलेटरल ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछे, नॉर्मली पूछे तो डक्टल कार्सिनोमा कॉमनेस्ट होता है। बायलेटरल पूछे, दोनों स्तन के अंदर हो, बायलेटरल हो तो बायलेटरल कॉमनेस्ट कार्सिनोमा कौन सा है, लोबुलर कार्सिनोमा। और नीचे टिक करना, ब्रेस्ट कैंसर इज मोर इन लेफ्ट साइड एंड इन्वॉल्व मेनली अपर आउटर क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है और कॉमनली लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में देखा जाता है। ये 4-5 पॉइंट है। फिर ये मेसेक्टोमी वगैरह चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आपके नॉलेज के लिए टाइप ऑफ मेसेक्टोमी इसमें दी हुई है, तो ये मेसेक्टोमी आप पढ़ सकते हैं। मेसेक्टोमी के बाद में नीचे देखिए 4-5 पॉइंट में मेसेक्टोमी दी हुई है। स्टेज टिक करना है इसके अंदर, ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग यूज फॉर टीएनएम सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टीएनएम क्लासिफिकेशन इज यूज आर, तो ये टीएनएम क्लासिफिकेशन ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है मेनली। तो इसमें टीएनएम सिस्टम होता क्या है टिक कर लेना, टीएनएम सिस्टम इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ट्यूमर, टी जो होता है किसको दिखाता है, साइज ऑफ ट्यूमर को दिखाता है टी। आगे टिक करना है, वेदर और नोट द ट्यूमर हैज स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, एन जो दिखाता है कि भाई ये ट्यूमर जो है ब्रेस्ट की जो लिम्फ नोड है उसके अंदर नहीं फैला है, नहीं स्प्रेड हुआ है, तो उसको क्या दिखाएगा, एन। और आगे टिक करना, द आर्मपिट एंड वेदर द ट्यूमर एज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। तो टीएनएम सिस्टम में टी क्या है, एन क्या है और एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नीचे स्टेज दी हुई है, स्टेज 0 में टिक कर लेना, इज ए प्री कैंसरस और मार्कर कंडीशन। स्टेज 0 जो होती है प्री, कई बार ब्रेस्ट कैंसर बहुत लेट पता चलता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो 3rd स्टेज में है, ये 2nd स्टेज में, ये 1st स्टेज में। तो जो सबसे पहली स्टेज इसको हम स्टेज 0 कहते हैं, ये प्री कैंसर कंडीशन होती है, इसको हम मार्कर कंडीशन भी बोलते हैं। नीचे टिक करना, स्टेज 1 टू स्टेज 3 आर विद इन द ब्रेस्ट और रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। स्टेज 1 और से लेकर 3 तक जो होती है ब्रेस्ट तक ही सीमित होती है, कौन सी, 1 to 3 स्टेज। और स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर दैट इज लेस फेवरेबल प्रोग्नोसिस, और 4थी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अन्य जगह पे भी फैलने लग जाता है। तो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है। टीएनएम में टी है, टी क्या है, एन क्या है, एम क्या है, ये देखना है। ब्रेस्ट कैंसर की जो 4-5 स्थिति है वो आपको देखना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ओवरी। ओवरी के बारे में हमने 4-5 पॉइंट देखे थे, टिक करना। ओवरी का विकास गोनोडल रिज से हुआ है। कलर इसका ग्रेनिश पिंक होता है, ओवरी का कलर पूछो तो ग्रेनिश पिंक होता है। शेप एलमोंड शेप की होती है। मेजरमेंट इसका 3:2:1 होता है और वेट इसका 6 ग्राम होता है। 4-5 पॉइंट याद रखना है। गोनोडल रिसिस का विकास हुआ है, कलर ग्रेनिश पिंक होता है, शेप एलमोंड शेप की होती है और मेजरमेंट इसका 3:2:1 और वेट 6 ग्राम। फिर ये नीचे छोड़ देना, इसमें ओवेरियन सिस्ट के जो 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं इसको छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट टिक कर लेना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट। इसका जो 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप, एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनेगा। इसका जो लास्ट पॉइंट टिक कर लेना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट पूछे तो वो है टॉर्सियन। फिर ये ओवेरियन ट्यूमर्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है, छोड़ना है इसको। नीचे आ जाइए, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में टिक करना है। इसको यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। इसका विकास मुलेरियन डक्ट से होता है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस हमने देखी थी कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इन्फेंटिबुलम 1 सेंटीमीटर का होता है। एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस्तमस 3 सेंटीमीटर का होता है और इंटरस्टिशियल पार्ट 1 सेंटीमीटर का होता है।
ये 10 सेंटीमीटर की, थिकनेस 1 सेंटीमीटर की, एम्पुला 5 सेंटीमीटर, स्टमक 3 सेंटीमीटर और इंटरस्टिशियल पार्ट और इन्फेंटिबुलम 1 सेंटीमीटर के होते हैं। नीचे रूबिन टेस्ट वेरिया एमपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा था। ऑब्सोलेट टेस्ट ऑफ पोटेंसी ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, पोटेंसी ऑफ फिलोपियन ट्यूब की पोटेंसी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पोटेंसी ऑफ फिलोपियन ट्यूब को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम रूबिन टेस्ट कहते हैं। वेरिया एमपी ट्रिपल स्टार लगाइएगा। फिर ये डेवलपमेंट सबके एक साथ दिए हुए हैं, इसमें टिक कर लेना। क्लाइटोरिस से जेनाइटल ट्यूबरकल का विकास, जेनाइटल ट्यूबरकल से किसका विकास हुआ है? क्लाइटोरिस का। लिबिया माइनोरा का हमने देखा, लिबिया माइनोरा का यूरेथ्रल फोल्ड से हुआ, लिबिया मेजोरा का जेनाइटल स्वेलिंग से हुआ, और ओवरी का विकास पूछे तो ये गोनोडल रिज है, जेनाइटल रिज से किसका विकास हुआ है? ओवरी का। चारों की ओपनिंग आपको देखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे टिक करना। यूटेरस के बारे में भी हम लोगों ने देखा, इसका विकास मुलेरियन डक्ट से हुआ है। होलो पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। सामान्य अवस्था में इसका मेजरमेंट पूछे तो 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर होता है। सामान्य अवस्था में कितना है? 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। गर्भावस्था में 30, 22 और 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। गर्भावस्था में इसका मेजरमेंट चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है? 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। सामान्य अवस्था में कितना? 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। विकास किससे हुआ? मुलेरियन डक्ट से हुआ और होलो पेरिफॉर्म ऑर्गन होता है। वेट इसका जो होता है टिक कर लेना। सामान्य अवस्था में 50 से 80 ग्राम इसका वेट होता है और इन प्रेगनेंसी में ये लगभग 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है। 900 से 1000 ग्राम का वेट किसका हो जाता है? यूटेरस का। और सामान्य अवस्था में कितना होता है? 50 से 80 ग्राम। लेंथ ऑफ सर्विस एंगल, आप एंगल पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ट्रिपल स्टार लगाना। कई बार क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है कि एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन कितना होता है। तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन पूछे तो ये 125 सेंटीमीटर का होता है और एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन पूछे तो ये 90 सेंटीमीटर का होता है। कई बार क्वेश्चन आया 90 डिग्री का। एंगल ऑफ एंटीवर्जन पूछे तो 125 डिग्री और एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन पूछे तो 90 डिग्री। लेंथ ऑफ सर्विक्स टू यूटेरस पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। और लिगामेंट ऑफ यूटेरस एक बार पढ़ लेना। 2 ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, 2 लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट, इसको कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, 2 यूटेरोसेक्रल लिगामेंट होते हैं और 2 राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट होता है, कार्डिनल लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है। ये सारे लिगामेंट किस में देखे जाते हैं? यूटेरस में देखे जाते हैं। तो ये यूटेरस के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे कि मुलेरियन डक्ट से विकास हुआ है, होलो पेरिफॉर्म ऑर्गन है, वेट इसका जो होता है 50 से 80 ग्राम होता है और प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। मेजरमेंट 7.5, 5, 2.5 सेंटीमीटर होता है। प्रेगनेंसी में 30, 22, 20 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसके लिगामेंट सर्विक्स की लेंथ पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर है। अब नीचे जो है कार्सिनोमा ऑफ यूटेरस और कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में कुछ अंतर दिए हुए हैं कि किस कंडीशन में होते हैं। ये नीचे डायग्राम के नीचे टिक कर लेना, कार्सिनोमा ऑफ यूटेरस एंड कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो टाइप टिक कर लेना। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। और जो गर्भाशय का जो कैंसर होता है, यूटेरस का जो कैंसर होता है, एंडोमेट्रियम का जो कैंसर होता है, वो कैसा होता है? इसका जो टाइप है ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। ये एडिनो होता है। और सर्विक्स का कैसा होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एसोसिएट विथ क्यों होता है? तो सर्विक्स कार्सिनोमा, ये जो सर्विक्स कैंसर होता है, मल्टीपेरेटी और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स एक्टिविटी करने के कारण होता है। और गर्भाशय का कैंसर क्यों होता है भाई? तो गर्भाशय का कैंसर टिक करना, ओबेसिटी हो, कोई ओबिस महिला हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, लेट मेनोपॉज हो, इसके कारण से उसमें गर्भाशय का कैंसर बन जाता है। कॉमन एज जो होती है सर्विक्स कैंसर की, कॉमन एज 48 ईयर बतलाई गई है। और यूटेरस के कैंसर की कॉमन स्टेज बतलाई गई है 55 ईयर। बाकी प्रोग्नोसिस वगैरह नहीं पढ़ना है। इसका जो नीचे एक लास्ट पॉइंट चार्ट के नीचे दिया हुआ है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16 एंड टाइप 18 आर द कॉजेस ऑफ 70% सर्वाइकल कैंसर। एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सर्विक्स कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। कौन सा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके 2 टाइप मेनली 16 और 18, ये मेनली 70% कार्सिनोमा का कारण माने गए। आजकल
HPV वैक्सीन भी आ रही है, तो वो भी महिलाओं को लगवा लेना चाहिए, गर्ल्स को लगवा लेना चाहिए। जब हम वैक्सीनेशन पढ़ाएंगे तब वहां पे पूरा देखेंगे कि इसकी कब कब कौन कौन सी डोज लगती है। तो HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके दो टाइप 16 और 18, ये 70% सर्विस कार्सिनोमा का मेनली कारण बतलाया गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, वेजाइना के बारे में टिक लेना। वेजाइना जो होता है, इसका विकास जो होता है यूरोजेनाइटल साइनस से होता है। यह भी फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। एंटीरियर वाल वेरिएम्पी वेजाइना की पूछे तो 8 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वाल बड़ी होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है। इसकी पिथिलियल लाइनिंग जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, सेल कार्सिनोमा होता है इसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस होती है, पेक्सेल भी बोलते हैं। इसका पीएच पूछते हैं कई बार, तो पीएच जो होता है वेजाइना का एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पे योनि व्यापक जो होता है, योनि व्यापक 20 प्रकार के क्यों होते हैं भाई? महिलाओं में वेजाइना की बीमारियां इसलिए होती क्योंकि ये एसिडिक पीएच है, और एसिडिक पीएच के अंदर बैक्टीरिया आदि सर्वाइव आसानी से करते हैं। तो रसोन, लहसुन का जो सौरस है, हमारे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि योनि के रोगों से बचने के लिए आपको HPV, आपको वैक्सीन भी नहीं लगाना पड़ेगी, आपको सिर्फ लहसुन का सौरस का पान करना है सुबह सुबह में प्रातः काल। तो योनि के जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे। तो लहसुन सौरस का पान आचार्य सुश्रुत कहते करना चाहिए सुबह सुबह में। तो ये तो हो गया। नीचे टिक करना, वेजाइनल सिक्रेशन पीएच 4.5 होता है। डोडल लाइन बेसिलाई पे क्वेश्चन आया कई बार, कहाँ स्थित होता है? तो डोडल लाइन बेसिलाई ये भी वेजाइना में स्थित होता है। स्ट्रॉबेरी स्पॉट इन वेजाइना फाउंड इन ट्राइकोमोनियल वेजिनाइटिस। ट्राइकोमोनियल वेजिनाइटिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसमें स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखे जाते हैं किसने अंदर? वेजाइना के अंदर। और नोवोथियल फॉलिकल आर सीन इन सर्विक्स। नोवोथियल फॉलिकल ये किसमें देखे जाते हैं? सर्विक्स में देखे जाते हैं। ट्राइकोमोनियल वेजाइनाइटिस में स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखे जाते हैं। अभी वेजाइनल लीजन और कॉमनेस साइट को छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है आपको। नीचे रजोदर्शन वगैरह दिया हुआ है, इसको हम टिक करेंगे, और लास्ट पेज पीछे वाला टिक करेंगे एमसी पीरियड के पॉइंट। तो इसमें टिक करना, पथो रजोदर्शन की आयु जो होती है 12 वर्ष होती है, मीनार्च की एज 12 वर्ष होती है, मीनोपेज की एज 50 वर्ष होती है। रजस्त्राव अवधि सबको पता ही है, 3 से 5 दिन होती है। हमने शरीर रचना पढ़ा था तो वहां अर्थोकल आयुर्वेद में देखा था। सुश्रुत वाग्भट के अनुसार 3 दिन का होता है। चरक के अनुसार रजस्त्राव काल कितने दिन का होता है? 5 दिन का। सुश्रुत वाग्भट का 3 दिन का। और हारित के अनुसार रज स्त्राव काल कितने दिन का बतला है? 7 दिन का बतला है। रजस्त्राव की मात्रा टिक कर लेना, 50 से 100 सीसी, लेकिन एवरेज मात्रा पर कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसकी एवरेज मात्रा पूछी जाए तो एवरेज मात्रा इसकी 35 सीसी मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो एमसी की जो ब्लड वॉल्यूम इन एवरेज कंडीशन में इसकी ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 35 सीसी होता है, क्योंकि वेरिएशन आता है इसके अंदर, अनेक महिलाओं में अलग अलग आर्तों की मात्रा निकलती, तो एवरेज मात्रा कितनी मानी जाती है? 35 सीसी मानी जाती है। इस तरह को वर्ण वगैरह ये हम नॉर्मली सब एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। रजस्वला में क्या क्या निषेध, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रजस्वला में नश्य और वमन का निषेध बतलाया काश्यप ने। वेरिएम्पी रजस्वला में नश्य और वमन का निषेध किसने बतलाया? काश्यप ने। और हरित के अनुसार पूछे रजस्वला में किसका निषेध? तो हरित के अनुसार रजस्वला में क्षार का निषेध बतलाया। हरित के अनुसार रजस्वला में पूछे तो क्षार का निषेध है, और काश्यप के अनुसार रजस्वला में नश्य और वमन का निषेध बतलाया। रजस्त्राव काल में शरीर का भार जो होता है 700 से 800 ग्राम बढ़ जाता है। कई बार ऐसा लगेगा कि भाई एमसी पीरियड में ब्लड लॉस होता है तो वेट कम होना चाहिए, लेकिन एमसी पीरियड के दौरान वेट जो होता है गेन होता है, 700 से 800 ग्राम वेट गेन हो जाता है। और काश्यप के अनुसार स्त्री और पुरुष में 16 वर्ष की अवस्था में आर्तव व शुक्र पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। काश्यप के अनुसार आर्तव की एज हमने देखी थी एनाटॉमी में, 16 वर्ष तक आ जाना चाहिए। 16 वर्ष के बाद में भी किसी स्त्री में अगर आर्तव नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क रेवती बोलते हैं। नीचे आर्तव के पर्याय टिक लेना, बीज, रज, पुष्प आर्तव बोलते हैं। मात्रा आपको पता ही है, आयुर्वेद में मूत्र और आर्तव कितने अंजलि के होते हैं? 4 अंजलि के होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा, बहिर्पुष्प और अंतपुष्प। बहिर्पुष्प में मेनेस्ट्रुअल ब्लड और अंतपुष्प में ओवम आता है। अब लास्ट टॉपिक आज का हम देख रहे हैं, ये पीछे के कुछ पॉइंट है मॉडर्न के। आज आयुर्वेद कुछ ज्यादा नहीं है, अब आयुर्वेद ही आएगा इसके बाद में। फिर हम कल की क्लास में देखेंगे तो गर्भाक्रांति और गर्भावस्था। गर्भावस्था में मॉडर्न का भी देखेंगे, आयुर्वेद का भी देखेंगे
क्योंकि जो गायनी वाला जो पार्ट है इससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ का मॉडर्न तो हम देख ही रहे हैं नोट्स का, लेकिन लास्ट में मॉडर्न के हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी बहुत सारे हमारे पास है, तो हम उसको फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं, मॉडर्न सबसे लास्ट में। तो अभी जो यहाँ दिया हुआ उसमें एक तो एमसी पीरियड का टिक कर लेना, फेज ऑफ एमसी साइकिल 4 होती हैं, पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज, पीएमपी, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेन्स्ट्रुअल फेज। डायग्राम में टिक कर लेना। 1 दिन से 4 दिन तक होता है मेन्स्ट्रुअल फेज, 4 दिन से 8 दिन तक होता है पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज, 8वें दिन से 20वें दिन तक होता है सिक्रेटरी फेज, 8वें दिन से 20वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, और 20 दिन से 28 दिन के बीच में होता है सिक्रेटरी फेज। इसमें कार्पस ल्यूटियम 24वें दिन नष्ट हो जाती है, और आपका जो है ओवम निकलता है 14वें दिन। तो ये 4-5 फेज है। मेन्स्ट्रुअल फेज 1 से 4 दिन, पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज 4 से 8 दिन, 8 से 20 दिन तक होता है प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें ओवम सिक्रेशन होता है 14वें दिन, और सिक्रेटरी फेज जो होता है 20 से 28 दिन का होता है, इसमें कार्पस ल्यूटियम 24वें दिन नष्ट हो जाती है। अभी एमसी पीरियड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आईएमपी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इतना डीप में आता नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। टेलीस्कोप्ड ग्लैंड सीन इन, टेलीस्कोप्ड ग्लैंड जो होती है एमसी साइकिल की किस फेज में देखी जाती है? तो टेलीस्कोप्ड ग्लैंड सीन इन लेट प्रोलिफरेटिव फेज। टेलीस्कोप्ड ग्लैंड किस कंडीशन में देखी जाती है? लेट प्रोलिफरेटिव फेज में देखी जाती है। कॉर्सक्रू अपीयरेंस सीन इन, कॉर्सक्रू अपीयरेंस कब देखा जाता है? ये अर्ली सिक्रेटरी फेज में देखा जाता है। और नीचे टिक करना साउथ टूथेड अपीयरेंस सीन इन लेट सिक्रेटरी फेज। तो ये 3 पॉइंट टिक करना है, चौथा पॉइंट छोड़ दीजिए। 5वां पॉइंट टिक करना, क्राइम एंड सुसाइड आर कॉमन इन मेन्स्ट्रुअल फेज, प्री मेन्स्ट्रुअल फेज में, प्री मेन्स्ट्रुअल फेज में क्राइम और सुसाइड कॉमनली देखा जाता है। फिर नीचे एक पॉइंट छोड़ के टिक करना, बेस्ट टाइम ऑफ बायोप्सी इन टीबी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियम की टीबी हो तो उसमें बेस्ट टाइम क्या होता है? तो बेस्ट टाइम जो होता है बायोप्सी का वो होता है 5वें दिन से प्री मेन्स्ट्रुअल फेज में बायोप्सी करना चाहिए। फिर नीचे टिक करना, बेस्ट टाइम आप हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी कराना है किसी पेशेंट की, तो 5वें दिन से 14वें दिन आप एमसी पीरियड के बीच में हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी 5वें से 14 दिन के बीच में करा लेना चाहिए। और बायोप्सी एंडोमेट्रियोसिस में कराना हो तो वो कब करा लेना चाहिए? वो नॉर्मली कराना चाहिए प्री मेन्स्ट्रुअल फेज में करा लेना चाहिए। फिर ये 2 पॉइंट छोड़ करके टिक करना नीचे, डिसमेनोरिया इज आल्सो कॉल्ड यूटेराइन एंजाइना। डिसमेनोरिया को यूटेराइन एंजाइना भी कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड इन सेकंड हाफ ऑफ एमसी पीरियड। सेकंड हाफ ऑफ एमसी पीरियड में एस्ट्रोजन की कितनी क्वांटिटी होती है? तो 10 से 12 मिलीग्राम होती है। और लास्ट टिक करना, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? तो इसके पीछे मुख्य कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। तो ये यहाँ तक का है। नीचे जो है ये मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया, इसकी डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लेना। कल से हमारा मेनली पार्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि मॉडर्न का था, इसको छोड़ना भी उचित नहीं था। तो ये हमने आयुर्वेद का जो पार्ट देखा, मॉडर्न से ओवरी के बारे में, वेजाइना के बारे में, यूटेरस के बारे में, फिलोपियन ट्यूब के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में जो जो हमने पॉइंट देखे हैं वो अच्छे से आप रीड करना। कल से हमारा मुख्य पार्ट स्टार्ट होगा गर्भावस्था, जिसमें सद्यो गर्भा, व्यक्त गर्भा के लक्षण, गर्भावस्था के आसन क्या है, गर्भ संस्कार क्या होता है, स्त्री को कौन से कर्म नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान आचार्य चरक कहते हैं कि स्त्री अगर उत्थान शयन करती है, कंटिन्यूअस लेटी रहती है, तो उसके कारण गर्भनाल बच्चे के गले में आ जाती है, अम्लाइकल कार्ड। वो कलहशिला है, झगड़ा होता है उसका, तो होने वाला जो बच्चा होता है वो अपस्मारी होता है। नक्त चारणी विभक्त चारणी, रात में जो गर्भवती महिला है उसको घूमने का शौक है। नक्त चारणी मतलब रात में, विभक्त चारणी सराफा जाना, इधर जाना उधर जाना। तो जो होने वाली संतान होती है वो कैसी होती है? उन्मादी होती है। मत्स्य मांस प्रिय है, मत्स्य का मांस खाती है, साउथ में कॉमन है, वहां गर्भावस्था में भी खा लेते हैं। तो मत्स्य मांस का सेवन करती है गर्भावस्था के दौरान, तो होने वाली संतान कैसी होगी?
क्षीर निमेषम स्तब्धक्षम होगी। गोधा मांस का सेवन अगर गर्भावस्था के दौरान स्त्री करती है तो बच्चा क्या होगा, तो बच्चे को पथरी वाला बच्चा होगा, सरकार आश्मरी सने में है। वरा मांस का सेवन अगर करती है, वरा मांस का सेवन अगर गर्भावस्था के दौरान करती है तो होने वाली संतान कैसी होगी, रक्ताक्षम, लाल आंख वाली और अतिलोम वाली, बहुत बाल वाला बच्चा होगा और आंखें कैसी होगी, लाल होगी। तो अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे आपके, तो ये आज के टॉपिक आप कंप्लीट करना, कल हम आगे गर्भावस्था और इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी आपकी क्लास अब कंटिन्यू रहेगी।